हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2669 अपग्रेडिंग द नेशनल डिफेंस सिस्टम 1। क्या सैद्धांतिक रूप से थियोरेटिकली लगभग 10 करोड़ लोगों वाले देश का आधे साल में व्यापक तकनीकी अपग्रेड, कॉम्प्रहेंसिव टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हासिल करना संभव है? अगर पृथ्वीवासियों के वर्तमान औसत तकनीकी स्तर से देखा जाए तो निश्चित रूप से वे इसके काबिल नहीं हैं। भले ही हमारे पास तकनीक हो, हम निश्चित रूप से श्रम शक्ति, मैन पावर और संसाधनों के मामले में मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि यदि मानवता को मानवीय शक्ति से कहीं अधिक श्रम शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो एक अलग कहानी है। सैंड रेडर्स की 80% विरासत प्राप्त करने के बाद झंग यी ने उनकी स्रोत समस्या, सोर्स प्रॉब्लम को पूरी तरह से हल कर दिया। इसका यह भी अर्थ है कि उन्होंने कैंग्यून क्लैन से 2 लाख से अधिक यांत्रिक जीवन रूप, मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स प्राप्त किए और उन सभी को उत्पादन में लगा दिया। सैंडस्वीपर रोबोटों ने मुख्य युद्धक बल के रूप में उनकी जगह ले ली है। इसलिए इन कैंग्यून यांत्रिक जीवन रूपों ने अपने मूल उद्देश्य निर्माण इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग को फिर से शुरू कर दिया है। अप्रत्याशित निर्देशों का पालन करते हुए वे दिन में 24 घंटे बिना थके और अत्यंत कम त्रुटि दर एरर रेट के साथ काम करते हैं। अगले आधे घंटे के लिए ऐसा लगा मानो समय फास्ट फॉरवर्ड हो गया हो। मंगल से लौटने के बाद से झंग यी ने खुद को सांस लेने का लगभग कोई समय नहीं दिया है और पूरे हुएक्सू किंगडम को इंफ्रास्ट्रक्चर मैनियाक की पटरी पर डाल दिया है। टेंकई, तियनहाई इस पूरी योजना का केंद्र है। यह जाति द्वारा छोड़े गए इंजीनियर प्रोटोकॉल को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है और सैंड रेडर सभ्यता की कुछ इमारतों और मात्रात्मक तकनीकों, क्वांटिटेटिव टेक्नोलॉजीज को भी लिंक डेटाबेस से पुनः प्राप्त कर लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न तकनीकों के संयोजन की मूल कैंग्यून कबीले की प्रणाली ने हुएक्सू किंगडम की सभ्यता को अन्य सभ्यताओं की तुलना में हजारों मील आगे धकेल दिया। 2 लाख से अधिक इंजीनियरिंग मशीनरी इकाइयां दिन रात काम करती हैं। दिन में वे शहर को ढहाते हैं, रात में वे नई इमारतें बनाते हैं। क्रेन, रेल कार और स्वचालित असेंबली मशीनें आकाश और समुद्र में एक स्टील वाटरफॉल बनाती है। सामग्रियों के मामले में स्वाभाविक रूप से कोई कमी नहीं है। मंगल ग्रह से खनन किया गया भारी मात्रा में समृद्ध लौह अयस्क आयरन ओरे पहले ही पिघलाया जा चुका है और उन 2 बिंदुओं के बीच जंजीर से जोड़ा जा चुका है। एक विशेष सामग्री अनुपात और गलाने की प्रक्रिया, स्मेल्टिंग प्रोसेस के माध्यम से उन्होंने एक नए प्रकार का मास मार्केट एलॉय बनाया। झंग यी ने अपनी आंखों से इस सामग्री से बनी इमारतों की मजबूती और लचीलापन देखा था। यहां तक कि जब वे सैंड रेडर्स और गार्डियंस के खिलाफ लड़े थे तब भी वे उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए थे। इन सामग्रियों का उपयोग करके शहर बनाना, परिणाम स्वरूप बनने वाला शहर कितना भयानक होगा ये कहने की आवश्यकता नहीं है। कंक्रीट से लेकर कांच के अग्रभाग, ग्लास फसाड्स तक और फिर इमारतों में नए प्रकार के स्टील सुदृढ़ीकरण, स्टील रीइंफोर्समेंट तक, प्रत्येक तकनीक सरल लग सकती है, लेकिन वे सभी सैंड रेडर सभ्यता द्वारा अरबों वर्षों के विकास का परिणाम है। एक अकेला सीमेंट का आइटम ही एलियंस के लिए कई महीनों तक अध्ययन करने के लिए पर्याप्त है। ये नकल, कॉपीइंग द बिजनेस करने का लाभ है और ये शॉर्टकट लेकर सीधे दूसरों से आगे निकलने, ओवरटेक की अनुमति देता है। विशाल मिक्सर पाइपों के माध्यम से कई मीटर लंबे फैले हुए हैं। कंक्रीट डाल रहे हैं जो सड़कों के रूप में जम रहा है और 100 मीटर ऊंची इमारतों का निर्माण भी कर रहा है। रातों रात तट के किनारे 1 दर्जन से अधिक 100 मीटर ऊंची इमारतें खड़ी हो गई। अगले दिन
जब पास के निवासी नींद में जागे और अपनी खिड़कियां खोली तो उनकी पहली प्रतिक्रिया अक्सर सदमा, शॉक नहीं, बल्कि उस जगह से परिचित होना थी। अरे, यहां एक और कैसे आ गया? कल तो ये खाली मैदान था। तिएनहाई अब हर एक दिन बदल रहा है। हालांकि कुछ लोग चिंतित थे, उन यांत्रिक जीवन रूपों को देख रहे थे जो दिन रात काम करते थे और मन ही मन बुदबुदाते थे। मुझे लगता है कि अब हम सब बेकार हो गए हैं। तिएनहाई के निवासी हुएक्सू किंगडम के विशिष्ट एलीट्स लोग हैं। उनमें से एक भी बेकार नहीं है। उनमें से अधिकांश वैज्ञानिक, शोधकर्ता और शीर्ष कारीगर हैं जिन्होंने अत्याधुनिक तकनीकों में महारत हासिल की है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें यांत्रिक जीवन रूपों से दबाव महसूस होने लगा, क्योंकि उनके अधिकांश श्रमिकों को यांत्रिक जीवन रूपों द्वारा प्रतिस्थापित, रिप्लेस कर दिया गया है। क्या होगा अगर एक दिन यांत्रिक जीवन रूप बहुत अधिक विकसित हो जाएं और हमारी जगह ले ले? किसी ने यह सवाल उठाया। हालांकि हर कोई काफी भ्रमित था, अनिश्चित था कि लंबे समय में यह अच्छा है या बुरा। वे एक चीज के बारे में निश्चित है, कम से कम अल्पावधि, शॉर्ट टर्म में यह चीज पूरी तरह से फायदेमंद और हानिरहित है। स्काईजी फोर्ट्रेस, तिएनहाई फोर्ट्रेस ने भी इस आधे सत्र में गुणात्मक अपग्रेड, क्वालिटेटिव अपग्रेड हासिल किया। नया अग्रभाग अब केवल एक साधारण उच्च घनत्व वाला मिश्र धातु एलॉय नहीं है। यह रक्षात्मक बल क्षेत्र उपकरणों, डिफेंसिव फोर्स फील्ड डिवाइसेस का एक पूर्ण घेरा है। यह कबीले का बल क्षेत्र बेस, सैंड रेडर सभ्यता के अंतरिक्ष दोलन क्षतिपूर्ति संरचना, स्पेस ऑसिलेशन कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर के साथ आरोपित, सुपर इम्पोस्ट, साथ ही लूरैन, लू केरन की अपनी नई तकनीकों की समझ। इसे समझाने का एक सरल तरीका यह है। पूर्व का तिएनहाई फोर्ट्स स्टील का एक शहर था जिसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में लगभग कोई समस्या नहीं थी, लेकिन विदेशी सेना के हमले का सामना करना कठिन था। इससे पहले तिएनहाई कई बार नष्ट हो चुका था। वर्तमान तिएनहाई शहर सुपर मजबूत स्टील को अपनी हड्डियों और कछुए के खोल, टॉर्टस शेल को अपनी ढाल के रूप में बनाकर बनाया गया है। अंकल यू ने व्यक्तिगत रूप से कई स्ट्रेस टेस्ट्स किए। अपग्रेड किए गए टर्मिनेटर गॉड आर्मोर को पहनकर वो स्काईजी फोर्ट्रेस के बाहरी किनारे पर खड़े हुए पूरी शक्ति वाली तोपों की आग का सामना किया। ढाल पर एक के बाद एक बमबारी की, जिससे उनके सीने से चिंगारियां निकली, लेकिन ढाल में केवल हल्की सी हलचल, रिपल्स हुई। सिमुलेशन डेटा के अनुसार पूरी तरह सक्रिय होने पर यह रक्षात्मक बल क्षेत्र एक नाइट लेवल पावरहाउस के निरंतर हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। डेटा को देखते हुए यांग जिंगसन ने झंग यी को रिपोर्ट दी, यहां तक कि क्वीन लेवल हमला भी ये थोड़े समय के लिए झेल सकता है। अंकल यू ने अपने सीने की प्लेट पर उस जगह को छुआ जो अभी भी टक्कर से गर्म थी और हंसे। सरल शब्दों में कहें तो ये अभेद्य, अनब्रेकेबल है, वास्तव में अभेद्य। तिएनहाई शहर अब वास्तव में सुरक्षित है। ये एक सुपर किला है। झंग यी तट पर खड़े थे, सामने उस विशाल रक्षात्मक बाधा को देख रहे थे जो क्षितिज से फैली हुई थी, जो अंतहीन लग रही थी। पूरी तरह से तिएनहाई शहर को एक उल्टे गुंबद, इन्वर्टेड डोम की तरह घेरे हुए थी। न केवल सतह बल्कि भूमिगत स्थान को भी भारी रूप से किलेबंद किया गया था। उन्हें पूर्ण सुरक्षा, एब्सोल्यूट डिफेंस का ये एहसास वाकई पसंद आया। इसके बाद भले ही मैं व्यक्तिगत रूप से इस जगह की निगरानी न करूं, तिएनहाई शहर को अब तबाह होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। झंग यी ने संतोष की लंबी सांस ली। हालांकि केवल पिटते रहना, डिफेंस ही काफी नहीं है। एक बार रक्षा मजबूत हो जाने के बाद आक्रामक रणनीतियों, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज को भी साथ कदम मिलाना चाहिए। इस अवधि के दौरान एंटीमैटर हथियारों, एंटीमैटर वेपन्स पर शोध को एजेंडे में रखा गया था। सैंडस्टॉकर, सैंड रेडर सभ्यता द्वारा छोड़ी गई सामग्रियों में एंटीमैटर के भंडारण
और मार्गदर्शन के बारे में बड़ी मात्रा में बुनियादी सिद्धांत मौजूद है। झंग यी ने स्वयं प्रयोगशाला का कार्यभार संभाला, पाताल लोक, नेदरवर्ल्ड और सतही ब्रह्मांड के बीच के अपने सीमित एंटीमैटर उपयोग के अनुभव को एक सूत्र में लिखा और लू रैन और कमरे में मौजूद कृत्रिम सुपरब्रेन, आर्टिफिशियल सुपरब्रेन के साथ 24 घंटे काम किया। उनसे बेहतर इसे कोई नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने पहले ही एंटीमैटर की कुछ शक्ति का उपयोग किया है और यहां तक कि वास्तव में पाताल लोक से ये शक्ति प्राप्त करने की क्षमता भी रखते हैं। शक्ति के अधिक सहज प्रदर्शन के साथ लू रैन द्वारा नए हथियारों के अनुसंधान और विकास में नाटकीय रूप से तेजी आई है। एंटीमैटर प्लैनेट डिस्ट्रॉयर का सबसे बुनियादी और प्रारंभिक संस्करण आखिरकार उनके द्वारा बना लिया गया है। इसका कोर एक लघु एंटीमैटर वॉरहेड है, जिसे स्थानिक रूप से सील किया गया है और एक बिल्कुल सुरक्षित कक्ष में रखा गया है। लॉन्च होने पर इसे तुरंत अनसील कर दिया जाता है। ये उतनी ही मात्रा में पदार्थ के संपर्क में आता है और अविश्वसनीय रूप से भयानक मात्रा में विनाश, अन्नाइलेशन जारी करता है। सैद्धांतिक मूल्यों, थियोरेटिकल वैल्यूज को पढ़ने के बाद लू रैन अपनी सांसें रोक कर रह गई और चिल्लाई, क्या ग्रिम रीपर ऑफ लव? वो परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के माध्यम से विनाशकारी शक्ति बनाने के लिए सरल भौतिकी सिद्धांतों का उपयोग करता है। एंटीमैटर हथियारों की तुलना में वो तलवारों और भालों से बढ़कर कुछ नहीं है। चैप्टर 2670 अपग्रेडिंग द नेशनल डिफेंस सिस्टम 2 एंटीमैटर स्टार डिस्ट्रॉयर का टेस्ट फायरिंग जमीन से दूर एक सी रेंज में किया गया। कोर रहस्यों, कोर सीक्रेट्स के रिसाव को रोकने के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। झंग यी की क्षमताओं को देखते हुए इसे हासिल करना मुश्किल नहीं है। एक धातु का द्वीप, मेटल आइलैंड, जिसे एक लावारिस युद्धपोत से वेल्ड करके बनाया गया था, उसे लक्ष्य टारगेट के रूप में तट से कई किलोमीटर दूर खींचा गया। आसमान बादलों से घिरा था और हवा और लहरें तेज नहीं थी। ड्रीमर समुद्र पर चुपचाप तैर रहा था। उसका नवनिर्मित एंटीमैटर स्टार डिस्ट्रॉयर चुपचाप दूरी की ओर इशारा कर रहा था। काउंटडाउन 7 सेकंड्स। एनर्जी स्टेबल है और कोर पैकेजिंग बरकरार है। लॉन्च लाइसेंस कंफर्म्ड। झंग यी फ्लैगशिप कमांड सेंटर में हाथ बांधकर खड़े थे। उनकी नजर किनारे की खिड़की से बाहर क्षितिज, हराइजन पर थी। एमिशन दाग 2। जहाज के अगले हिस्से बो से एक मामूली सा काला धब्बा निकला, जो एक विशाल काले 4 पॉइंटेड स्टार में बदल गया, जिसने पूरे स्थान की लगभग सारी रोशनी निगल ली। कई समुद्री मील के दायरे में रोशनी तुरंत कम हो गई, मानो आधी रात हो गई हो। अगले ही सेकंड दूरी की दुनिया एक पल के लिए शांत हो गई। फिर धातु के द्वीप से एक अविश्वसनीय रूप से डरावनी काली रोशनी उठी। सभी ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट्स लाल हो गए। विस्फोट के केंद्र के 1 किलोमीटर के दायरे में पदार्थ की संरचना, मटीरियल स्ट्रक्चर लगभग पूरी तरह से मिट गई। धातु वाष्पित, इवेपोरेट हो गई और समुद्री जल तुरंत एक विशाल गुहा, कैविटी में भाप बनकर उड़ गया। यह भौतिक संरचना को नष्ट नहीं करता, न ही किसी द्वीप को अनगिनत टुकड़ों में उड़ाता है, बल्कि ये उसके अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा, एरेज देता है। ये वो विनाश, अन्नाइलेशन है जो तब होता है जब एंटीमैटर और मैटर संपर्क में आते हैं, यहां तक कि पदार्थ के हिस्से भी मिट जाते हैं। ब्रिज पर इतनी शांति थी कि सिर्फ सांसों की आवाज सुनी जा सकती थी। क्षु पैंग ने थूक निगला, अपना सिर खुजलाया और फुसफुसाया, अगर ये चीज किसी लक्ष्य को सीधे मार दे तो ये शायद एक नाइट लेवल के टारगेट को मार सकती है ना? यांग जिंगसन ने जोड़ा, शर्त प्रेमिस प्रतिद्वंद्वी स्थिर खड़ा हो और हमें ध्यान से निशाना लगाने दे। स्टार डिस्ट्रॉयर कैनन की फायरिंग रेट बहुत तेज है, लेकिन अगर कोई एलियन नाइट लेवल तक पहुंच सकता है तो उनके पास जीवित रहने के कई शक्तिशाली साधन होंगे। जब तक कि लक्ष्य हो तू जैसा कोई न हो जिसके पास नियम आधारित, रूल बेस्ड क्षमताएं हों,
लेकिन खुद भागने की क्षमता मजबूत न हो। अन्यथा सिर्फ स्टार डिस्ट्रॉयर कैनन का उपयोग करके नाइट लेवल के लक्ष्य को सीधे मारना इतना आसान नहीं होगा। झंगी मुस्कुराए और अपने हाथ जेब में डाल लिए। ये तो बस शुरुआत है। हमारे हथियार भविष्य में और भी मजबूत होते जाएंगे। इसके अलावा तकनीक के जुड़ने से यह माना जाता है कि साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली निवारक शक्ति डिटरेंट है। हथियारों के इस स्तर को अंततः 3 सुपर युद्धपोतों और स्काईजी फोर्ट्रेस के मुख्य तोप बुर्ज गन टरेट्स पर लगाया गया। शेष रक्षा टावर केवल मानग्रेड, स्टैंड ग्रेड एंटीमैटर वॉरहेड से लैस है, ताकि प्राचीन सभ्यताओं के संभावित आक्रमणों से निपटा जा सके। शुरुआती चरणों में विकसित एंटीमैटर प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग कैनन की जबरदस्त शक्ति को देखकर झंगी अपने बगल में खड़ी लिंग से पूछे बिना नहीं रह सके, तुम तकनीक के इस स्तर के बारे में क्या सोचती हो? बहुत अच्छी नहीं है। लिंग का जवाब बेहद ठंडा था। किसी चीज की हूबहू नकल करना उतना ही प्राथमिक रूडिमेंट्री है जितना कि कार को देखकर मिट्टी से खिलौना बनाना। अपने चरम पीक पर ईहेन जाति के पास एक तारा स्तर स्टार लेवल की इकाई को नष्ट करने की शक्ति थी। झंग यी ने अपनी नाक छुई और मन ही मन सोचा, हम तुलना नहीं कर सकते, हम तुलना नहीं कर सकते। किसने कहा तुम्हें ब्रह्मांड की शिखर प्रजाति पिनेकल रेस बनने को? वैसे मेरा एक और सवाल है। तुमने एक बार मुझे बताया था कि अपने चरम पर ईहेन क्लैन पूरे ब्रह्मांड के सभी संसाधनों को जुटा सकता था। फिर तुम अरबों या खरबों प्रकाश किलोमीटर की यात्रा करके ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंचने में कैसे सफल रहे? ग्रह ब्रह्मांड का केंद्र है। ग्रह को छोड़ने का मतलब है ब्रह्मांड के बाहरी हिस्सों की खोज करना। क्या इसका मतलब है कि तुमने प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट से तेज चलने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है? लिंग ने झंगी की ओर देखा और शांति से कहा, एक बार जब तुम ओमेगा लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रकाश की गति से तेज कैसे निकला जाता है। झंगी का दिल धड़क उठा। सामान्य सापेक्षता जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति से तेज चलने पर वो समय और स्थान के माध्यम से अतीत पास्ट में यात्रा कर सकेगा। क्या यही एकमात्र रास्ता है? लेकिन उन्होंने अपनी ठुड्डी खुजलाई, उलझन में पड़कर पूछा, क्या ये एक विरोधाभास पैराडॉक्स नहीं है? देखो, मैं प्रकाश की गति से तेज चलना चाहता हूं ताकि मैं अंतरिक्ष में यात्रा कर सकूं और ब्रह्मांड के अधिक दूर के हिस्सों तक पहुंच सकूं। लेकिन अगर मैं प्रकाश की गति से तेज निकलता हूं तो मैं समय की यात्रा करूंगा। तो क्या मैं समय में पीछे अतीत में जाऊंगा या मैं अंतरिक्ष स्पेस में यात्रा करूंगा? लिंग ने उदासीनता से झंग यी की ओर देखा। तुम काफी खोजी, रिसोर्सफुल हो। हालांकि एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से कहा, एकमात्र चीज जो समय और स्थान से परे जा सकती है वो है मानवीय लालसा, लॉन्गिंग। झंगी अपनी हंसी रोक नहीं पाए और कहा, तुम दिन ब दिन एक साहित्यिक युवा, लिटरेरी यूथ बनती जा रही हो। क्या तुम आजकल टाइनी टाइम्स जैसी फिल्में ज्यादा देख रही हो? लिंग ने अपनी आंखें घुमाई। कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी, लेकिन तुम समझोगे नहीं। समय आने पर तुम समझ जाओगे। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सीधे झंग यी के ऑल्टरनेट डायमेंशन में वापस चली गई। झंग यी ने लाचारी में कंधे उचकाए। हालांकि उनके लिए अंतरिक्ष यात्रा, स्पेस ट्रैवल अभी बहुत दूर की बात है। इंजीनियर्स और सैंड रेडर्स सभ्यता की तकनीक को आत्मसात, असिमिलेट करने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे। एक बहुत ही सरल उदाहरण देने के लिए, भले ही उनके पास सारी तकनीक हो, फिर भी वे ईहेन जाति का एक छोटा सा पेंच, स्क्रू भी नहीं बना सकते। तकनीकी विकास की राह लंबी और कठिन है। इस बीच इस आधे महीने की अवधि के दौरान झंग यी और उनके आसपास के लोगों ने अपनी समग्र रणनीति में एक महत्वपूर्ण छलांग, सिग्निफिकेंट लीप का अनुभव किया।
झंग यी का एबिलिटी इंडेक्स आधे महीने में नहीं बढ़ा, जो 56,000 अंकों पर स्थिर रहा। जैसा कि अपेक्षित था, समय बीतने के साथ बढ़त धीमी और धीमी होती गई। हालांकि उनकी ये धीमी प्रगति एक जानबूझकर की गई सुस्ती थी। उनकी मंगल यात्रा ने उन्हें एहसास कराया कि केवल अपने एनर्जी इंडेक्स को बढ़ाना बहुत सार्थक नहीं था। उन्हें अनुभव संचित, अक्यूमुलेट करने, अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने और अपनी क्षमता को अधिकतम करने की आवश्यकता थी। लिंग ने उनसे कहा था कि उनकी युद्ध गति, कॉम्बैट स्पीड, पहले से ही सभी जातियों के बीच राक्षसी, मॉन्स्ट्रस थी। सिर्फ 8 घंटों में उन्होंने वो रास्ता तय किया जिसे अन्य जातियां, यहां तक कि अपनी पूरी नस्ल के संसाधनों के साथ भी केवल कुछ 100 या हजारों वर्षों में ही कवर कर पाती। ये एक तरह से वो आखिरी कृपा, फेवर है जो सृष्टि ने छठी पीढ़ी को प्रदान की है। दूसरी ओर, ये ईहेन क्लैन के 14.8 बिलियन आध्यात्मिक सार, स्पिरिचुअल एसेंसेस के बपतिस्मा के कारण था कि उनकी शारीरिक बेड़िया, फेटर्स, टूट गई। बेड़िया क्या है? ये किसी व्यक्ति की प्रतिभा, टैलेंट की ऊपरी सीमा को संदर्भित करता है। समान संसाधन अलग अलग लोगों में व्यापक रूप से भिन्न परिणाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, ली चेंगकिंग और डेंग शेंटोंग जैसे लोग, उनकी ऊपरी सीमा शायद सेक्ट, बिशप लेवल तक ही है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद उन्हें और संसाधन देना बहुत सार्थक नहीं है, जब तक कि बाद में कोई विशेष संयोग, फॉर्ट्यूटस एनकाउंटर न हो या झंगी जबरन संसाधनों का ढेर न लगा दे। उनके पास इस बाधा को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि झंगी और यांग जिंगसिन जिस गति से अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते थे, वो अत्यंत दुर्लभ थी। यही ईहेन क्लैन के अंतिम उपहार, आध्यात्मिक महासागर, स्पिरिचुअल ओशन के बपतिस्मा का वास्तविक मूल्य है। अंकल यू, लाइंग युए, फैटी क्षु, डेंग शेंटोंग, ली चेंगकिंग, WD, ये पुराने साथी जो कयामत से लेकर आज तक झंग यी के साथ रहे हैं, उन सभी को इस अवधि के दौरान पूर्ण अपग्रेड, कंप्लीट अपग्रेड के लिए लाया गया। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।